Hello students, you are most welcome to my channel Chemistry My Dream। मैं आज आपको केमिस्ट्री में बहुत कुछ बतलाने वाला हूँ। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स यूनिट्स। इसके पहले हमने मोल का कॉन्सेप्ट आपको लास्ट क्लास में दिया था, और उतना ही नहीं, उस पर हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी बनाए और आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिला उस न्यूमेरिकल का, है ना। और वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फर्दर आगे का जो चैप्टर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी जो है हेल्प मिलेगा। तो ये देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स यूनिट्स आज का हमारा ये टॉपिक होगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स यूनिट्स है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ना, और कैसे हम समझते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हुआ या लो हुआ। तो देखिए, इसके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को देखिए। कहता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, है ना। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कहने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है मेनली सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा तो आप समझ लीजिए कि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। और अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व करेगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेनली डील्स विद द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब देखिए, कहता है कि इस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितने यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में कुछ यूनिट्स है। देखिए, पहला क्या है, मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मोलैलिटी, जो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा मोल फ्रैक्शन है, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा परसेंटेज है, आप परसेंटेज को परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करते हैं, वो तो जान रहे हैं नोटेशन इसका। और पांचवा जो होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है, जिसको हम लोग पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके अलावे भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो आपको पढ़ना तो उतना है नहीं। जैसे नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी जो है सिलेबस में नहीं है, उसको बहुत पहले जो है सो सिलेबस से हटा दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको नॉर्मेलिटी की जानकारी लेनी हो तो मैं नॉर्मेलिटी भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि सर हमको आप नॉर्मेलिटी भी बता दीजिए, तो मैं अलग से आपको नॉर्मेलिटी बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद एक आता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी जो होता है ये मोलैरिटी के ही इक्विवेलेंट का क्या होता है, फॉर्मेलिटी होता है, लेकिन वो केवल आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। मोलैरिटी कॉमन है, ये सब के लिए होता है, चाहे वो आयनिक हो या नॉन आयनिक कंपाउंड हो या कोवेलेंट कंपाउंड हो, है ना। सब के लिए ये जो है मोलैरिटी जो है कॉमन टर्म होता है एक्सप्रेशन फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए। लेकिन ये जो फॉर्मेलिटी होता है वो केवल जो है किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। लेकिन कैलकुलेशन के मामले में वो मोलैरिटी के ही जैसा होता है। इसीलिए कुछ कुछ राइटर तो अपने बुक में फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी ही समझते हैं, बल्कि उसका कोई आगे यूटिलिटी नहीं है। ठीक है। और तीसरा जो होता है एक मास फ्रैक्शन होता है। जैसे अभी अभी यहाँ देख रहे हैं थर्ड जो टर्म है हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन की तरह ही क्या होता है, मास फ्रैक्शन होता है। वो मोल फ्रैक्शन से भी ज़्यादा सिंपल है। तो जिस समय हम आपको मोल फ्रैक्शन बताएंगे उस समय ही हम आपको मास फ्रैक्शन भी बता देंगे।
अब हम लोग एक एक करके सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर बात करते हैं। पहला जैसे देखिए मोलैरिटी है, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, देखिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस फॉर्मूला के द्वारा आप मोलैरिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं कि मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हो गया, ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो देखिए फॉर्मूला भी सामने में है और इसी से आप डेफिनेशन क्रिएट कर लिए, है ना। अब कहता है कि मोलैरिटी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। मोलैरिटी का वेरिएशन किसके साथ होता है, टेम्परेचर के साथ होता है। तो इसका जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो देखिए किस तरह का है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रूप में है। आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगा, घट जाएगा। इसीलिए मोलैरिटी और टेम्परेचर जो है एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह से जब मोलैलिटी की बात होगी तो हम लोग इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका भी जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए जरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर वही ध्यान रखने की बात है कि हम सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करके सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं, और उतना ही नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए, तभी जाकर के वो मोलैलिटी कहलाएगा। तो इसका भी डेफिनेशन आप उसी तरह से दे सकते हैं, जैसे आपने मोलैरिटी का दिया वैसे ही आप मोलैलिटी का भी दे सकते हैं। तो मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस तरह से मोलैलिटी भी हो गया। अब देखिए मोलैलिटी के लिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मोलैलिटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब ये टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से मोलैलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ मोलैलिटी इज एसोसिएटेड विथ मास ऑफ द सॉल्वेंट, और मास जो होता है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में उसमें कोई चेंज नहीं होता है, चाहे टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर घट गया, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसीलिए कहता है कि मोलैलिटी जो होता है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर एक क्वेश्चन पूछता है कि आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी which one is better term to express concentration of solution, है ना। ये बराबर ही ये पूछा जा रहा है ना। कभी कभी तो ये 12 बोर्ड के एग्जाम तक भी ये क्वेश्चन चला जाता है कि आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी which one is better concentration term to express concentration of solution। तो वहां पर आंसर क्या आएगा, मोलैलिटी होगा। क्यों भाई, क्योंकि मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर व्हाइल मोलैरिटी वेरीज विथ टेम्परेचर। इज इट क्लियर? तो वहां पर ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद जो हमारा थर्ड टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम x से इंडिकेट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर क्या होता है बताइए। सॉल्यूशन का तो दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, पार्ट हुआ। तो सॉल्यूशन देख रहे हैं एक सॉल्यूट को रखता है, एक सॉल्वेंट को रखता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो एक सॉल्यूट के लिए बात करेंगे और दूसरा सॉल्वेंट के लिए करेंगे। तो सॉल्यूट के लिए अगर हम इसको x1 से इंडिकेट करते हैं तो ये हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पर N1 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और N2 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है।
तो आप आराम से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। और मालूम क्यों ना हो, आपको मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी हम न्यूमेरिकल्स के द्वारा बता चुके हैं कि हाउ वी कैन गेट द नंबर ऑफ मोल्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, है ना। वहां हमने तीन सिचुएशन आपको दिया था। अगर गिवन मास इन ग्राम है तो उसको मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ले सकते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। और अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है तो उसका जो वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा उससे क्या हम लोग निकाल सकते हैं, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, 22.4 लीटर से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तीन फॉर्मूले हमने आपको दिए, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम लोग x2 से इंडिकेट करते हैं, तो वहां पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, N2/N1 प्लस N2, है ना। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये N1 N2 क्या है, ये हमने आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब अगर हम x1 और x2 को ऐड कर दें, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, दोनों को अगर ऐड कर दें तो वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और 1 के इक्वल कैसे होगा, ये तो बहुत सिंपली आप भी कर सकते हैं। देखिए N1/N1 प्लस N2 प्लस N2/N1 प्लस N2, दोनों को जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे जो है कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 से सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को आप माइनस कर देंगे, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहले ये सब मैं सब समझा देता हूं, इसके बाद एक न्यूमेरिकल सब पर जो है मैं बताऊंगा, मोलैरिटी पर, मोलैलिटी पर, मोल फ्रैक्शन पर। और इतना ही नहीं, और आपके पास जो है और भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो मैं अभी अभी आपके लिए लिखता हूं। वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपका जो होगा वो होगा परसेंटेज होगा, पार्ट्स पर मिलियन होगा। ये सब आपके सामने में अभी तुरंत 1 मिनट में आ जाएगा। देखिए अब जो फोर्थ टर्म है ये होता है परसेंटेज। और जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, आप जानते ही हैं परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, है ना। तो 100 पार्ट में सॉल्यूट या सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है तो उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। तो खास करके सॉल्यूट का ही अमाउंट हम लोग ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो कहता है कि हाउ मच पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज सॉल्यूशन। तो कहता है कि ये 3 फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। ए में हम लोग लिखते हैं मास परसेंट, है ना। इसी का एक दूसरा नाम होता है परसेंटेज बाय मास, मास परसेंट का है और परसेंटेज बाय मास दोनों एक ही चीज होता है। तो इसके लिए हमारे पास में वो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, है ना, 100। देखिए तो अगर आपका बोलिए मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो परसेंटेज बाय मास हम लोग आसानी से
इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। आपको मैं बतलाता हूं कि क्लास 9 में एक एक्सपेरिमेंट है ना, कि हाउ विल यू प्रिपेयर 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखिए कितना आसान है, मैं यहां पर उस चीज को आपके लिए लिखना चाहता हूं। देखिए 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, आप सब जानते हैं कैसे बनेगा ये, हाउ टू प्रिपेयर। ये देखिए हाउ टू प्रिपेयर इन लैब, हाउ टू प्रिपेयर इन लैब। बताइए ये कैसे आप प्रिपेयर करेंगे लैब में। अगर आपने क्लास 9 में बनाया होगा तब तो आपको याद होगा, लेकिन अगर आप नहीं बनाए होंगे तो अभी आप 1 मिनट के अंदर जो है इसको समझ लीजिए। क्या करेंगे आप, 10 ग्राम NaCl आप वेट ले लेंगे केमिकल बैलेंस से। केमिकल बैलेंस आप लोग हैंडल करते ही हैं, है ना। आजकल तो वेट मेजरमेंट के लिए और भी इलेक्ट्रॉनिक, है ना, बैलेंस आ गया है। तो 10 ग्राम NaCl ले लीजिए। 10 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये वाटर का आप 90 ग्राम ले लीजिए, तो बताइए सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 90 इक्वल टू 100 ग्राम होगा या नहीं होगा, बताइए। तो जैसे ही आप 10 ग्राम NaCl को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे और उसको वेल मिक्स कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बन जाएगा। उसमें लेवल लगा दीजिए 10% एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए ये कितना देर में बना, हार्डली आप 1 से 2 मिनट में बना लेंगे। तो और अगर लैब में आपने कभी बनाया नहीं ये सब चीज़, तो आपको लगेगा कि ये 10% एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का हम कैसे बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो है कोई टाइम नहीं लगेगा। बस जो टाइम लगेगा आपको केवल यहाँ पर, है ना, वेट लेने में 10 ग्राम NaCl का और 90 ग्राम वाटर वेट ले लेंगे, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम, है ना, NaCl को मिला देंगे और उस कंटेनर में हम लोग मार्क कर देंगे या लेबल्ड कर देंगे 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं 10% बाय मास, है ना। NaCl, है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को वहां पर क्या लेबल्ड कर देंगे, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय मास कर देंगे, क्योंकि मास के ही रिस्पेक्ट में हमने सारा काम किया है। तो ये सब चीज जो है प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया परसेंटेज बाय मास। दूसरा जो होता है वो होता है वॉल्यूम परसेंट। क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट या परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम परसेंट के लिए क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। और तीसरा जो होता है वो मास बाय वॉल्यूम परसेंट होता है। मास बाय वॉल्यूम परसेंट ये थोड़ा सा मिक्स्ड होता है। कहने का मतलब सॉल्यूट जो हम लोग लेते हैं वो मास में लेते हैं, यहाँ लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखिए तीनों हो गया, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये अगर मान लीजिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, मास परसेंट में आप आंसर निकाल लेंगे। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है ना। तो परसेंटेज में हम लोग, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को इस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। देखिए क्या आता है,
पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीएम। क्या बोलते हैं? पीपीएम बोलते हैं। देखिए पीपीएम कितना सिंपल है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये पीपीएम टर्म क्यों यूज होता है और किस सिचुएशन में इसको हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए। कभी कभी ये क्वेश्चन में भी आता है कि इन विच केस वी यूज पीपीएम फॉर मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा? व्हेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, देन concentration of solution is measured in ppm, parts per million। अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल सी वाटर का भी ले सकते हैं। सी वाटर में जो डिजॉल्व सॉल्ट होता है वो इन कंपैरिजन टू वाटर क्या होता है? बहुत कम होता है। इसीलिए वहाँ हम लोग जो सॉल्ट का अमाउंट है वो किस में एक्सप्रेस करते हैं? पीपीएम में। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी वाटर जो हम लोग लेंगे वो पीपीएम में मेजर करेंगे। तो ये तो खैर सी वाटर की बात हो गई। आप सिंपली इस एक्सपेरिमेंट को घर पर भी कर सकते हैं। अरे आप 1 लीटर जो है वाटर ले लीजिए, ठीक है, और उसमें जो है 0.1 ग्राम जो है ना, बहुत ही कम अमाउंट, बिल्कुल लगेगा कि पिंच ऑफ द कॉमन सॉल्ट जो है आप उसमें डिसॉल्व कर दीजिए। पता ही नहीं चलेगा कि वो जो वाटर है वो सॉल्टी हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। या फिर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर यू कैन ऐड इन प्लेस ऑफ कॉमन सॉल्ट इवन, है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा? उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा बहुत ही कम होगा उस सॉल्यूशन का। पता ही नहीं चलेगा कि वाटर सॉल्टी हुआ या फिर स्वीटनेस उसमें कुछ है कि नहीं शुगर के चलते। तो वैसे केस में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस टर्म में मेजर करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन में, और उसको हम लोग पीपीएम बोलते हैं। तो लाइकवाइज परसेंटेज, यू नो, परसेंटेज की ही तरह हम लोग पीपीएम में बात करेंगे। केवल हम लोग 100 की जगह क्या यूज करेंगे? 10 टू द पावर 6, क्योंकि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, और 10 लाख का मतलब हुआ 10 टू द पावर 6। तो 100 की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? 10 टू द पावर 6 यूज करेंगे। तो जैसे यहां पर मास परसेंट है, तो बताइए पीपीएम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मास पीपीएम। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। उसी तरह से वॉल्यूम पीपीएम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। और फिर मास बाय वॉल्यूम पीपीएम अगर हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो परसेंटेज की ही तरह हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करेंगे। तो डिफरेंस क्या है ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि क्यों हम पार्ट्स पर मिलियन जो है यूज करेंगे। बस केवल हमको ये देखना है कि वहां पर सॉल्यूट का अमाउंट जो होगा बहुत कम होगा लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में। इज इट क्लियर? कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जितने भी हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अब तक आपको बताए, इस पर जो है अगर एक एक न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए अभी हमने आपको बताया था कुछ देर पहले कि एक मास फ्रैक्शन नाम का भी टर्म आएगा। अब मास फ्रैक्शन जो है वो मोल फ्रैक्शन से ही मिलता जुलता है, जबकि मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा आपको, है ना, टीडियस होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन मास फ्रैक्शन तो बहुत आसान है, वो तो डायरेक्ट मास के टर्म में हम लोग लिखते हैं। जैसे देखिए कहीं पर अगर आपको मास फ्रैक्शन की बात हो तो इन शॉर्ट आपको मैं बता दूं, देखिए
ये हो जाएगा मास ऑफ वन कंपोनेंट, होगा कि नहीं। और वो कंपोनेंट क्या हो सकता है बताइए, आइदर सॉल्यूट हो सकता है या फिर सॉल्वेंट हो सकता है। और यहां पर लिखेंगे टोटल मास ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब बताइए, हमने वहां पर क्या लिया था, नंबर ऑफ मोल्स लिया था। तो नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकालते हैं तो आपको मास कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि मास बाय मोलर मास से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। लेकिन जब मास फ्रैक्शन हम निकालते हैं तो वहां पर तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देते हैं, मास ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो उसको हम लोग मास फ्रैक्शन बोलेंगे। तो मास फ्रैक्शन जो टर्म है ये मोल फ्रैक्शन से भी काफी सिंपल होता है, ठीक है। तो इस तरह से सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग समझ गए। लेकिन जब तक आप इस पर एक न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे, है ना, एक भी न्यूमेरिकल कम से कम जो है, एक एक न्यूमेरिकल तो सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर कर लेना होगा मिनिमम। इसके बाद फिर आप जितना प्रैक्टिस करते हैं वो आप घर पर अपना करते रहिए। तो एक न्यूमेरिकल, मास्टर न्यूमेरिकल जिसमें सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ जाएगा, वो मैं आपके लिए देता हूं। और आप लिखिए, लिखिए 30% aqueous solution of सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4। देखिए ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है ना। 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट हैज डेंसिटी 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेट, ए में देखिए मोलैरिटी, बी में लिखिए मोलैलिटी, सी में लिखिए मोल फ्रैक्शन, और चूंकि परसेंटेज में ऑलरेडी दिया हुआ है तो डी में लिख लीजिए पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब आप इनिशियली आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि जो डेटा दिया हुआ है उसको कलेक्ट करना। तो डेटा में क्या दिया हुआ है, 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4, है ना, बाय मास। ये क्या दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, बाय मास होगा, है ना। वो भी मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ जो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। बाय मास मीन्स, बताइए इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होगा मास ऑफ Na2SO4 जो सॉल्यूट का काम करता है यहाँ पर, ये हो जाएगा 30 ग्राम, होगा कि नहीं। फिर मास ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन जो बोलेंगे वाटर में डिजॉल्व करके, ये क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट होगा। तो वो हो जाएगा, परसेंटेज में है तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आप लेते हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट का नाम क्या है, बोलिए वाटर है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है ना। तो एक्वस कहाँ से आया ये टर्म, वाटर से आता है। एक्वा का मतलब वाटर होता है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 70 ग्राम। क्लियर। और एक चीज और आपका
डेंसिटी दिया हुआ है तो इसको लिख लीजिए, डेंसिटी ऑफ, है ना, Na2SO4 सॉल्यूशन, Na2SO4 सॉल्यूशन इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। अब आपको जो भी वैल्यू निकालना है निकाल लीजिए। सबसे पहले बोलिए मोलैरिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? मोलैरिटी के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देख लीजिए क्या होगा, कितना सॉल्यूट है भाई, 30 ग्राम सोडियम सल्फेट है, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दीजिए तो 30 बाई क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का मोलर मास हो जाएगा। और सोडियम सल्फेट का मोलर मास निकालने के लिए आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए इस तरह से, 2 × 23 प्लस 32 और प्लस कितना हो जाएगा बताइए, 4 × 16 हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, एंड होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या डायरेक्टली दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या क्या चीज दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो मास और डेंसिटी से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे कि नहीं, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। तो मास देखिए यहाँ 100 है और डेंसिटी है 2.5, लेकिन ये किस में आएगा, ये तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा और आपको चाहिए किस में, लीटर में, इसीलिए नीचे में 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 को। अब ये लीटर में हो गया। अब इसको आसानी से आप जो है देखिए 30 बाई ये कितने हो जाएंगे, ये हो गए 46 प्लस 32 प्लस 64, है ना, होल डिवाइडेड बाई हो गया आपका 100 बाई कितना हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा, देखिए, है ना, इतना हो जाएगा। अब इसको आप और भी चाहें तो छोटा कर सकते हैं, 30 बाई ये कितना हो जाएगा, इसको आप ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 142। देखिए तो जरा ठीक से देख लीजिए, गुड, 142 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा आपका 2500 डिवाइडेड बाई 100, इतना कैपिटल एम हो जाएगा। अब तो आप कैंसिल करके और भी छोटा कर सकते हैं, तो ये क्या निकल जाएगा, मोलैरिटी निकल जाएगा, जिसको हम लोग मोल पर लीटर भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो आपका होगा, है ना, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मोलैरिटी के लिए। तो अब मोलैरिटी के लिए आप जो है इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए मोलैरिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं, बताइए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बी में देखिए क्या है आपका, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए आपका वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही हो जाएगा 30 बाई 142 जो अभी अभी आपने निकाला है, और मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 70 ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट कर दीजिए तो 70 बाई 1000 हो जाएगा, ये केजी में हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 30 बाई 142 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 70। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, तो और भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ सकता है कैंसिल करके, तो उतना क्या हो जाएगा, स्मॉल m हो जाएगा, है ना, और उसको आप मोल पर केजी भी बोल सकते हैं। जैसे मोलैरिटी को मोल पर लीटर बोलते हैं, उसी तरह से मोलैरिटी को आप क्या बोलेंगे, मोल पर केजी बोल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। और सी में जो आपका है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन कितना आसान आपके लिए अभी हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखें हम, पहले सॉल्यूट लिख दें, और सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, Na2SO4 है। तो बताइए
इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने लिखा हुआ है, यह है 30/142 होल डिवाइडेड बाय फिर से 30/142 और प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आप जानते हैं 70 ग्राम है, इसको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मास बाय मोलर मास करेंगे। तो वाटर का मोलर मास होता है 18। तो इस तरह से आप इसको अगर कैलकुलेट कर लें, सपोज कीजिए कि इसका कैलकुलेशन हमको स्मॉल है ना n आता है, सपोज कीजिए इसको हम लोग स्मॉल n मानते हैं, है ना, ये वैल्यू जो होता है वो स्मॉल n में होता है। तो अब बताइए अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस स्मॉल n। बताइए ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको हमने बताया हुआ है अभी अभी कि x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे ही आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मालूम हो गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली आप निकाल लोगे। क्या करोगे उसमें, 1 से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर आपको पार्ट्स पर मिलियन की जरूरत हो तो बताइए पार्ट्स पर मिलियन इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास, जिसको हम लोग मास पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 है, इंटू हो जाएगा 10⁶। तो इतना ppm जो है आपका आंसर आ जाएगा, किसके टर्म में, मास के टर्म में, है ना। तो इस तरह से जो है आपने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को निकाल लिया फॉर्मूला के जरिए, है ना। तो इस पर कितना भी न्यूमेरिकल्स क्यों ना हो, है ना, आप आराम से बना सकते हैं। और जानते हैं आप कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर न्यूमेरिकल पूछना ही पूछना है ना। ये आपको क्लास 12 में भी आप जाएंगे तो सॉल्यूशन नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, बल्कि आजकल तो वो चैप्टर नंबर 1 हो गया है, पहले चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था। लेकिन आफ्टर कोरोना पीरियड जो है वो क्या हो गया, चैप्टर 1 हो गया है। तो उस सॉल्यूशन में भी ये जो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म फॉर सॉल्यूशन है ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो वहाँ तो और ब्रॉडर व्यू में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गया इस चैप्टर का तो फिर आगे के चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है लिखें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल में जो है नोट्स भी डाल रखा है ना, बहुत अच्छा नोट्स भी आपको मिलेगा ग्रेजुअली, है ना। और भी जो है अच्छे अच्छे टिप्स भी मिलेंगे, फॉर्मूला भी मिलेंगे, है ना। और आपको मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो नया चैनल है केमिस्ट्री माय ड्रीम से है, और मेरा नाम तो आप अब जान ही गए हैं, अर्जुन सर मैं हूँ, है ना। तो अर्जुन सर केमिस्ट्री माय ड्रीम को फॉलो करेंगे आप, है ना, तो आपको सारा जो है कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।